एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ सोबिया और मेरे साथ है कामरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं कामरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो जो है हमारी वो B1 इंग्लिश टेस्ट, आप कह सकते हैं इंग्लिश टेस्ट से रिलेटेड है। वो जी A1 हो, जी A2 हो या B1 हो, जी और तो कि हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम्म, लेकिन आप ये बताइए कि ये टेस्ट जो है, स्पेशली B1 से स्टार्ट जी करते हैं, कि B1 टेस्ट किन लोगों ने देना होता है, ठीक है। कब देना होता है, हम्म, किस लिए देना होता है ठीक है। और क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि B1 टेस्ट जो है, ये इसके दो मॉड्यूल हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग। ऑब्वियसली ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और ये हर उस शख्स ने पास करना है जो अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करने जा रहा है, यानी कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने वाला है। तो इस टेस्ट को पास करके इसका जो रिजल्ट है वो आपने अपनी एप्लीकेशन में लगाना होता है। ये लेवल 5 का टेस्ट है जिसका नाम है GESE ग्रेड 5 फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। जैसा कि अपने नाम से ही ये जाहिर करता है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए है। इसके अलावा वो लोग जो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं, उन्होंने भी ये टेस्ट पास करना है। मैं जहां तक मेरी समझ में बात आ रही है, देखने वालों के लिए मैं थोड़ा आसान करना चाहता हूँ जी। ये टेस्ट दो लोगों ने करना है। पासपोर्ट जिन्होंने करना है उन्होंने, और जिन्होंने ILR करना है उन्होंने। जी। अब बात यह है कि वो लोग जिन्होंने अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करते वक्त ये टेस्ट पास किया है, जी ठीक है, उन्होंने अब जब अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है उस वक्त ये टेस्ट उन्होंने पास नहीं करना। तो फिर किन लोगों ने पासपोर्ट के टाइम पे करना है? ये जो पासपोर्ट के टाइम पर उन लोगों ने पास करना है जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मौजूद है। अच्छा। और उन्होंने अपना जब उन्हें इंडेफिनिट मिला था तो उस वक्त ये टेस्ट पास नहीं किया था। ठीक है, उन लोगों ने ये टेस्ट पास करना है क्योंकि ये दो टेस्ट, लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 इंग्लिश टेस्ट जो है, ये होम ऑफिस की एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन टेस्ट को पास किए बगैर अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन या फिर आप अपने ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशंस आपकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये टेस्ट ही नहीं है तो आपको इंडेफिनिट नहीं मिलेगा, बल्कि मजीद एक्सटेंशन मिल जाती है आपको। ठीक है, आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये किन लोगों को एग्जेम्प्ट? 3 कैटेगरीज है। अच्छा। ठीक है, वो लोग जो 18 साल से उम्र जिनकी कम है उनको ये टेस्ट एग्जेम्प्ट है, और जिन लोगों की उम्र 65 साल यानी कि 65 ईयर से ज्यादा है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये टेस्ट एग्जेम्प्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पर वो लोग जिन्होंने किसी इंग्लिश कंट्री से अपनी डिग्री पास की है, वो चाहे ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उन लोगों के लिए भी ये टेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है। और कैटेगरी नंबर 3 में वो लोग आते हैं जो एक लंबे अरसे से किसी ज़हनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए ये टेस्ट एग्जेम्प्ट है। इंग्लिश कंट्री से आपका क्या मुराद है? इंग्लिश कंट्री यानी कि जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, और वो कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो है ना ये डिग्री अपनी पास करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि सोबिया के कहने की मुराद ये है कि वो लोग जिनकी तालीम जी मास्टर्स या बैचलर्स या फर्दर हाईएस्ट एजुकेशन जो है वो UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इस तरह की किसी कंट्री से है जहां पर उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, उन लोगों को ये टेस्ट एग्जेम्प्ट है। जी। इनके अलावा बाकी तमाम कंट्रीज के लोग जब इस मुल्क में आएंगे, चाहे वो PhD लेवल तक हो, उन्हें तब भी होम ऑफिस की परमिशन अगर नहीं मिलती तो उनको ये B1 इंग्लिश टेस्ट देना होगा। ऐसा ही है? नहीं,
हम ये भी एक है कि अगर वो यूके नारिक से उन्होंने पाकिस्तान में अगर हैं अच्छा तो जी। उनकी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में थी, यानी कि जैसे उनका मास्टर्स जो है वो सारा इंग्लिश में था जी और अपन ग्रेजुएशन भी उनकी ये सारे कोर्सेज जो थे वो यानी उनके इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने पढ़े हैं, जी। तो फिर वो यूके नारिक से अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवा के वो होम ऑफिस को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा जरा लेंथी प्रोसेस है। सो ये जो है पाकिस्तान के लिए है जी। और सो बाकी कंट्रीज जो है उनका अपने कंट्री के साथ कुछ तरीकेकार होगा। अब मुझे दूसरे कंट्रीज का नहीं पता, मैं पाकिस्तान के बारे में श्योर हूँ सो कि ये पाकिस्तान के बारे में ऐसा है। सो उनको किससे राब्ता करना पड़ेगा? यूके नारिक। यूके नारिक से राब्ता जी। करके अपनी डिग्री की वेटेड करवाकर जी ये उस चीज को। जी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है अपनी YouTube चैनल पे, जिसका लिंक मैं यहाँ अटैच कर तो दूंगी। जिस वक्त आप हमारी ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी, काइंडली उस वीडियो को डिटेल में जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये टेस्ट जो है ये 10 मिनट्स का टेस्ट है। इसके मॉड्यूल स्पीकिंग और लिसनिंग है, 2 मॉड्यूल है और इसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये टेस्ट जो कि ट्रिनिटी कॉलेज के थ्रू लिया जाता है और ट्रिनिटी कॉलेज ने ही इसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इसको इस 10 मिनट को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं मेन टॉपिक का पार्ट, यानी वो टॉपिक जो आपने पहले से प्रिपेयर करके लेकर जाना होता है कि आप अपने एग्जामिनर से किस टॉपिक पर बात करेंगे। आपसे जाते ही आपका एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज योर मेन टॉपिक टुडे, तो आप उसको बताते हैं कि आपका क्या मेन टॉपिक है, फिर वो आपसे उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस करता है और आप अपने मेन टॉपिक जो है उसको जब चूज करते हैं उसकी 5 ब्रांचेस आपने बनानी होती है, जो कि आगे हम बताएंगे, और फिर आपका एग्जामिनर आपसे उन्हीं 5 ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन करता है। पहला हिस्सा टेस्ट का मेन टॉपिक है जो हम खुद घर से बनाकर लेकर जाते हैं। इसमें एग्जामिनर की तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसमें ट्रिनिटी कॉलेज या एग्जामिनर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये टॉपिक अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं। हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप कुछ भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो माई जॉब रख सकते हैं, आप माई फैमिली ले सकते हैं, माई कंट्री ले सकते हैं, माई होम टाउन ले सकते हैं, माई फ्रेंड्स ले सकते हैं, कुछ भी जिस पर भी आपको लगता है बच्चे से बात कर सकते हैं तो आप वो वाला टॉपिक चूज करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन टास्क। ठीक है, उसमें ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। उन 6 के 6 टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ता है और फिर हमारा एग्जामिनर उन 6 टॉपिक में से कोई से 2 टॉपिक चूज करता है और हमसे उस टॉपिक पर कन्वर्सेशन करता है, जिसमें वो खुद भी हमसे क्वेश्चन करता है और हमें भी, यानी कि कैंडिडेट को भी कहता है कि आप भी उससे क्वेश्चन करें। सो इस तरह से ये स्पीकिंग और लिसनिंग पर डिपेंड करता है टेस्ट। काइंडली आप एक्सप्लेन कर देंगे कि वो 6 टॉपिक कौन से हैं? जी मैं बता देती हूँ। वो 6 टॉपिक हैं म्यूजिक, ट्रांसपोर्ट, रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस, स्पेशल ओकेजन, फेस्टिवल्स और एंटरटेनमेंट। सो इन 6 में से एग्जामिनर कोई से भी 2 टॉपिक चूज करता है अपनी मर्जी से। जी, कैंडिडेट से पूछेगा और कैंडिडेट ने उसके ऊपर जवाब देना होगा। बिल्कुल, जैसे कि वो म्यूजिक से रिलेटेड आपसे बात कर सकता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपसे बात कर सकता है। सो ये टोटली आपके एग्जामिनर की मर्जी होती है। ये ना तो किसी तैयारी करवाने वाले शख्स को पता होता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा और ना ही जो टेस्ट देने जा रहा है उसको पता होता है। तो ये 6 के 6 टॉपिक ही आपको प्रिपेयर करके लेकर लाजमी जाने पड़ते हैं कि इस तमाम कन्वर्सेशन के दोनों हिस्सों में जी ना सिर्फ हमने अपनी बात कन्वे करनी होती है बल्कि सवाल की सूरत में एग्जामिनर से भी सवाल पूछना होता है। जी, क्या ये एग्जामिनेशन का हिस्सा होता है या एग्जामिनर की मर्जी पे डिपेंड करता है कि सवाल का पूछने का कहे या ना कहे? नहीं, ये जो है ये एग्जाम का हिस्सा है, यानी कि जो एग्जाम का उनका तरीकाकार है इस टेस्ट को लेने का, ये उसका हिस्सा है
क्योंकि इस टेस्ट को लिए जाने का मकसद ये है, वो ये देखना चाहते हैं कि जो लोग नेशनैलिटी लेना चाह रहे हैं क्या उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ऐसी हैं कि वो जब कोई उनके साथ इंग्लिश में बात करे तो उसको सही से समझकर उसका सही जवाब दे सकते हैं, और अगर उन्हें किसी से कोई सवाल करना पड़े तो क्या वो सही तरीके से सवाल कर सकते हैं। जब आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस कर रहा होता है, ये तो ऑब्वियसली टेस्ट का हिस्सा है ही, लेकिन जब वो आपसे कहता है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें तो आपने भी उससे क्वेश्चन करना होता है। ये भी आपके टेस्ट का हिस्सा है, इसकी बाकायदा मार्किंग होती है, और अगर आप अपने एग्जामिनर से क्वेश्चन नहीं करते तो वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। So it means it's a part of a test. If you don't ask, it goes to the negative marking. जी, ऐसा ही है। अब प्लीज ये बताइए कि ये टेस्ट बुक कैसे किया जाता है, कौन से हम डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने टेस्ट सेंटर लेके जाने होते हैं, ठीक है, और कितनी देर पहले जाना होता है। B1 इंग्लिश टेस्ट के लिए खाली सवाल याद करके जाने होते हैं या अपने साथ कोई पेपर भी लेके जाना होता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस टेस्ट को बुक कैसे करना होता है। अच्छा जी। ये टेस्ट है वो आपने ऑनलाइन बुक करना है, कहीं किसी आपको इंस्टीट्यूट में नहीं जाना। ठीक है, आपने गूगल पर ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाना है और वहां पर जाकर आपने इस टेस्ट को बुक करना है। ठीक है, वहां पे सबसे पहले जो टेस्ट बुकिंग के लिए आपको वो ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज बहुत सारे टेस्ट लेता है। ठीक है, जिसमें A2 टेस्ट है, A1 टेस्ट है, लाइफ इन द यूके टेस्ट है, B1 टेस्ट है, B2 टेस्ट है। तो आपने सबसे पहले अपना जो सही टेस्ट है वो चूज करना है। बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि वो वाला B1 यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो उनका नहीं होता। B1 दो तरह के होते हैं। अच्छा, एक सवाल B1 से मुताल्लिक था कि कितने होते हैं? B1 एक ही है या दो होते हैं? नहीं कामरान, B1 जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक B1 वो है जो कि हमने ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए करना है। ठीक है जी। उस टेस्ट का नाम है GESE ग्रेड 5 फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। ठीक है, और इसके दो मॉड्यूल हैं जैसे कि हम बता चुके हैं। एक और B1 टेस्ट जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए किया जाता है। B1 के नाम से जी दो टेस्ट रखे गए हैं जी। एक टेस्ट रखा गया है लैंग्वेज के लिए जी, और एक टेस्ट रखा गया है स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए। जी, लैंग्वेज नहीं, सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप वहां पे लिखे होंगे। इस टेस्ट का नाम जो है जो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए है उसका नाम है GESE ग्रेड 5। ठीक है, GESE ग्रेड 5 जी। ये टेस्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप ये उसलिए जब आपने इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई करेंगे तब देना है। जी बिल्कुल ऐसा। और इसी नाम से एक और टेस्ट भी होगा जी, वो टेस्ट है B1 ISE जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए। यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, वो स्किल्ड वर्कर वीजा वाला टेस्ट बुक कर लेते हैं जो कि उनको फिर बाद में रिफंड भी नहीं, उसकी फीस होती है और जाहिर है कि उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टेस्ट बुक करें उस टेस्ट की लिस्ट में से सही टेस्ट पहले चूज करना आपने। अब आपने वहां पे B1 GESE ग्रेड 5 चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वहां पे जो ऑप्शंस आ जाएंगी वहां पे वो आपको टाइम स्लॉट देंगे और आपके एरिया में अपना पोस्ट कोड आपने वहां पे डाल के अपने एरिया में जो आपको वहां करीबी आपका ट्रिनिटी कॉलेज का सेंटर होगा वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। ठीक है, वो फाइंड कर लिया आपने। उसके बाद फिर आपने अपना टाइम स्लॉट चूज करना है। वो सारा आपको वेबसाइट जो है ना वो फर्दर आपको गाइड करती जाती है। नेक्स्ट पेज ओपन होता जाता है। फिर वहां पे आपने अपना उसको टाइम स्लॉट भी चूज कर लिया अपनी सहूलत के मुताबिक जी। और आपका टेस्ट जब वो बुक हो गया, फीस इसकी उसी वक्त आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। इसकी फीस भी ऑनलाइन ही पे जी, इसकी फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। इसकी फीस 150 पाउंड्स है। ठीक है, जब आप अपना टेस्ट बुक करते हैं तो वो आपसे आपका कोई फोटो ID का जो है ना वो नंबर मांगते हैं। ठीक है, अब आप लोग पासपोर्ट भी अपना दे सकते हैं, उसका नंबर भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने BRP का नंबर भी वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा BRP भी आप डाल सकते हैं और अपना फोटो ID जो है ना, फोटो IDs में पासपोर्ट और BRP और ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी जी वो भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तीनों चीजें आप लोग देख लीजिए। आपका BRP कार्ड जी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चीज, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होंगी।
नहीं, कोई सी एक चीज आप कोई वहाँ सी पे एक mention चीज कर सकते मेंशन करनी होगी, और ये दोनों लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 B1 टेस्ट A2 जो है ना वो- इंग्लिश जो भी टेस्ट होंगे जी बिल्कुल, उनके लिए जो होगा। भी टेस्ट हम ट्रिनिटी कॉलेज के थ्रू देना चाह रहे हैं जी उनका बुक करने का सेम ही जी प्रोसेस है, ठीक ठीक हो है। गया। तो आपने अपने उस कार्ड का जो है वो नंबर वहां पे मेंशन कर देना है, और फिर आपने जो आपका टेस्ट का दिन है जब आपने सेंटर में जाना है तो आपने वो वाला ही अपना फोटो आईडी वहां पे साथ लेकर जाना है, जो कि आपने अपना टेस्ट बुक करते वक्त आपने वहां उनकी एप्लीकेशन में मेंशन किया था, क्योंकि वो वहां पर वही वाला चेक करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स जी ऑनलाइन मेंशन है जी वही लेकर जाना है। जी बिल्कुल। यानी कि हमने अगर BRP कार्ड दिया तो हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके जा सकते। नहीं। अगर पासपोर्ट दिया है जी तो अपना, अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो पासपोर्ट नहीं लेके जा सकते, अगर पासपोर्ट दिया है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके लेकर जा जा सकते। कि जो भी कुछ कैंडिडेट ने तैयार करना होता है उसको कैसे पता चलता है कि उसने कौन सा मजमून रखना है, उसने जो 6 टॉपिक्स हैं उसके मुतालिक उसको इंफॉर्मेशन या गाइडेंस कहाँ से मिलती है। और ये भी प्लीज बता दीजिए कि जो सेंटर है जिसे ट्रिनिटी कॉलेज है, क्या वही टेस्ट बुक करता है या कोई और सेंटर भी ये टेस्ट बुक करता है, और अगर ट्रिनिटी कॉलेज ये टेस्ट बुक करता है तो क्या वो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। सो प्लीज इस सिलसिले में थोड़े से बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो ये कि ये ट्रिनिटी कॉलेज के थ्रू ही ये टेस्ट दिया जाता है, ठीक यानी है। कि और कोई इंस्टीट्यूट नहीं लेता, ये नहीं। होम ऑफिस ने इनकी ड्यूटी जी लगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रिनिटी कॉलेज के थ्रू आपने ये टेस्ट बुक करना है ऑनलाइन, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और सेकेंडली आपने पूछा कि इसका सिलेबस हमें कैसे पता चलता है। ट्रिनिटी कॉलेज ने इसका सिलेबस भी बनाया हुआ है। अच्छा, इसका सिलेबस ट्रिनिटी कॉलेज ही बनाता है जी। तो उसका स्टडी मटेरियल अगर रिक्वायर्ड हो तो वो कहाँ से मिलता उसका है? स्टडी मटेरियल भी वो सेल करते हैं। अच्छा, वो सेल करते हैं। जी। वो उसमें शामिल होता है? नहीं, जब आप अपना टेस्ट बुक कर रहे होते हैं उसकी फीस मैंने जैसे बताया 150 पाउंड्स है जी। वहां पर ही वो आपसे ऑप्शन लेते हैं, आपको ऑप्शन दी जाती है कि क्या आप इसका स्टडी मटेरियल भी बाय करना चाहते हैं। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं B1 टेस्ट के लिए, जिसमें कि इसका मटेरियल है जी कि हमने अपना मेन टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है, जी और हमने अपने कन्वर्सेशन टास्क जो है वो कौन कौन से हैं ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से दिए गए और कैसे इनको प्रिपेयर करना है। ये वाली जो बुक आप देख रहे हैं, ये स्मॉल वाली, इसमें बताया गया है सारा मेन टॉपिक के बारे में, और ये वाली जो है बुक आप देख रहे हैं इसमें बताया गया है सारा कन्वर्सेशन टास्क से रिलेटेड, ठीक है। सो ये क्या ऑन डिमांड मिलती जी है? मैं ये आपको बता रही हूँ कि वो चूंकि ऑप्शन लेते हैं जी। आपसे, तो फिर आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। अच्छा, इसका ये फ्री नहीं इसके होता? लिए आपको सेपरेट पे करना सेपरेट से पड़ता पे है। करना जी, होता है। अच्छा, यानी वो जो 150 है वो तो आपने फीस देनी दे ही दी। देनी है। अच्छा जी। और आगे ये आपकी मर्जी है कि अगर आप इस सिलेबस को, इस मटेरियल को बाय करना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप वहाँ नो पे क्लिक कर दें, नो पे क्लिक ठीक है। करते हैं। और अगर यस पे क्लिक किया है तो फिर आपको इसके लिए सेपरेटली पे करना पड़ता है, ठीक है। हो गया। ये मैंने ट्रिनिटी कॉलेज से ही मैंने बाय किया हुआ है। तो ये उनका सिलेबस है? जी, जो- उनका सिलेबस ठीक है, हो गया। ठीक है। और इसके साथ जो है जब आप ये ले लेते हैं मटेरियल, और इसमें ही आपको जो इनका मेन टॉपिक जो हमने प्रिपेयर करना होता है उसके लिए भी हमें ये पेज जो है वो भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेज ये तो इस मटेरियल के साथ आया है ना, ठीक ठीक है। है। इसके अलावा जो लोग ये जरा ऊपर मटेरियल, करके मेरे हाथ जी ये मैं स्क्रीन पे शो कर ठीक है जी। आपको दूर से नजर आ रहा होगा लेकिन ये हम अपनी स्क्रीन पे जी भी मैं दिखा शो कर दे देंगे। जी सो ये जो है ये वो पेपर है जो टेस्ट जी। वाले दिन हमने जी लेकर जाना मैं होता है। यही बता रही हूँ कि वो लोग जो मटेरियल बाय नहीं करते जी। उन्हें जब ये फीस पे कर देते हैं और कंफर्म हो जाता है कि ये टेस्ट उनका बुक हो गया है, तो ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से जब उन्हें कंफर्मेशन की ईमेल आती है जी। तो उनको ये फॉर्म भी साथ ईमेल में आ जाता है, अच्छा जी। ठीक है।
वो फिर अब उन्होंने डाउनलोड करना होता है इसमें, ठीक है। ये वो पेज है जिसपे हमने अपना जो मेन टॉपिक हमने तैयार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि घर से तैयार करके लेकर जाना है, उसको हमने मेंशन करना है, ठीक है। उसको हमने मेंशन कैसे करना है कि देखिए इस पर, यहाँ पर 6 बॉक्सेस बने होते हैं इस पेज के ऊपर। इसके मिडिल वाले में हमने अपने जो टॉपिक का नाम है मेन टॉपिक का, वो हमने मेंशन उन्वान मजमून जो है हमने मेन टॉपिक के अंदर लिखना होता है। जी, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने माय फैमिली का टॉपिक चूज किया हमने, तो इस दरमियान वाले में आएगा माय फैमिली, यानी कि ये हमारा टाइटल ऑफ टॉपिक, ठीक है। ये टाइटल है हमारे टॉपिक का। और फिर हमने बाकी के जो 5 बॉक्सेस है ना, उसमें हमने ये मेंशन करना है कि हमने आज अपनी फैमिली या अपने खानदान से रिलेटेड किन लोगों पर या किन चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। सो इस तरह से वो चीजें हमने इस पे मेंशन करनी है। सिर्फ उनके हमने नाम, यानी कि जैसे कि टाइटल, यानी कि जैसे माय हस्बैंड है, माय सिस्टर है, माय पेरेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीजें मेंशन करनी है। सिर्फ हम यहाँ पे उनके बुलेट पॉइंट्स में कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते यहाँ पे। अच्छा, यानी कि बुलेट पॉइंट नहीं लिख सकते अपनी आसानी के लिए? नहीं, ये सिर्फ इसलिए ये होते हैं कैंडिडेट की सहूलत के लिए, अच्छा, ठीक है। जब भी टेस्ट देने के लिए जाना है किसी भी कैंडिडेट ने, तो ये उसने अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। ठीक हो गया। और जब एग्जामिनर के सामने कैंडिडेट ने जाना है ना, तो ये भी उसके पास ही होगा, ये भी उसके पास, ठीक है। वो यहाँ ये है ही कैंडिडेट की सहूलत के लिए कि जब उसका एग्जामिनर उससे पूछे कि व्हाट इज योर मेन टॉपिक टुडे, तो वो फौरन बता दे कि माय मेन टॉपिक इज माय फैमिली, ठीक है। और फिर इनको बोलते हैं 5 ब्रांचेस, ठीक है। यानी कि फैमिली से रिलेटेड किन चीजों पे बात करोगे, तो फिर वो पूछते हैं व्हाट आर द 5 ब्रांचेस ऑफ योर मेन टॉपिक। तो देन ये कैंडिडेट ने यहाँ से देख के फौरन अपने एग्जामिनर को मेंशन कर देंगे कि ये मेरे आज के टॉपिक की 5 ब्रांचेस है। और फिर एग्जामिनर इनसे ही रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करता है। जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। हम एग्जामिनेशन सेंटर आ गए, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, ठीक है। अब उन्होंने हमें बोला कि नाउ यू आर गो फॉर योर टेस्ट। जी। अब जब टेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो टेस्ट सेंटर का माहौल कैसा होता है? कौन सा शख्स हमसे टेस्ट लेता है? क्या वो शख्स फिजिकली हमारे सामने मौजूद होता है? टेस्ट का दौरानिया कौन तय करता है? टेस्ट का पहला हिस्सा जब खत्म होता है तो उस टाइम पर कैसे पता चलता है? टेस्ट के सेकंड पोर्शन पे हम किस तरह जाते हैं पार्ट के ऊपर, और टेस्ट का एहतमाम कैसे होता है? सो जो टेस्ट सेंटर के अंदर का, जो कि आपने ये टेस्ट ये एक्सपीरियंस किया, तो थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो फ्यूचर में टेस्ट देने वाले हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कामरान। सबसे पहले तो ये कि टेस्ट सेंटर के अंदर का माहौल तो क्या बताऊं कि ऑब्वियसली हर शख्स जो टेस्ट देने जाता है वो थोड़ा सा घबराया होता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा है या वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। हर शख्स की ऑलमोस्ट एक ही जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे रिसेप्शन पे वो ऑब्वियसली हमसे पूछते हैं कि हम कौन सा टेस्ट देने आए हैं। हमने बताते हैं कि भाई हम B1 टेस्ट देने आए हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास टाइटल फॉर्म है, ठीक है। वो हमने उनको मेंशन करना। टाइटल फॉर्म वो जो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो भी मैंने दिखाया पहले, ये टाइटल फॉर्म, ठीक है। फिर वो वहाँ पे उन्हीं का कोई भी एक टीम मेंबर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। वो हमें इस टेस्ट के बारे में सारा बताते हैं। आप टेस्ट देने जा रहे हैं, ये 10 मिनट्स का टेस्ट है। जो डिटेल्स मैंने अभी बताई ना कि 10 मिनट्स का टेस्ट होगा, इसके 2 पार्ट्स होंगे, वो सेम वहां पे आपको बताते हैं ये चीजें, ठीक है। खुद वो मेंशन करते हैं ताकि जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा वो ईज कर सके। और फिर वो वहाँ पे आपकी पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा। जी, पिक्चर बनाते हैं वो। ये पिक्चर जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह पे आती नहीं है, लेकिन अच्छा। वो वहाँ पे बनाते हैं पिक्चर। इसके अलावा वो आपके हाथ चेक करते हैं कि आपने हाथों पे कुछ लिखा तो नहीं हुआ, ठीक है। वो खवातीन जो हिजाब या स्कार्फ लेती हैं, उनका वो हिजाब मेरा ये क्वेश्चन था कि वो लोग जो हिजाब करती हैं खवातीन, जी, क्या उनको ये मेंटली तौर पे सोच के जाना चाहिए कि उनका हिजाब वहां पर
उतारा जाएगा? जी बिल्कुल, वो उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो हिजाब या स्कार्फ जो है वो उतार के चेक करते हैं, क्योंकि वो कान चेक करते हैं, ठीक है, कि कानों में किसी ने कोई ब्लूटूथ या कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं लगाई हुई है कि जो वो अपने टेस्ट के दौरान इस्तेमाल कर सके, और मेक श्योर कर लेते हैं कि ऐसी कोई चीज इसके पास नहीं है, तो फिर वो आपको कहते हैं कि ठीक है, अब आप वेट करें, आपको जल्दी टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। और टेस्ट, जब आपने टेस्ट वाला जो दिन होता है वो हमने हाफ एन आवर पहले, यानी कि जैसे अगर सुबह 11 बजे हमारा टेस्ट है तो हमें 10:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर हमें पहुंचना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ये प्रोसेस करने में उन्हें टाइम लगता है, और सम टाइम अगर आप जल्दी ऑब्वियसली जाते हैं तो फिर जल्दी भी आपका टेस्ट वहां पर ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम रूम में जाते हैं, रूम में जाने से पहले वो हमें बताते हैं कि आपका जो एग्जामिनर है वो फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं है, ये टेस्ट आपसे स्काइप के थ्रू लिया जाएगा। फिजिकली एग्जामिनर मौजूद नहीं होता, वहां पर मौजूद नहीं है, जी खुद मौजूद नहीं होता। ऐसे होगा जैसे हम अपने कैमरे के थ्रू जी लाइव बात करते हैं, जी वैसे होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब हम अंदर जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो रूम में एक टेबल पड़ी होती है, टेबल के ऊपर लैपटॉप पड़ा होता है, लैपटॉप या टैबलेट, ठीक है, कुछ भी पड़ा होता है, और सामने एक चेयर लगी होती है, हमने उस चेयर पे जाके बैठना है, और हमारा जो एग्जामिनर है वो पहले से ऑनलाइन होता है, यानी कि वो शख्स जिन्होंने हमारा टेस्ट लेना होता है जी, वो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं जी, हमारी प्रेजेंस के बाद वो नहीं आते। नहीं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हॉल रूम की जो टीम है ना, वो इसको पहले से मैनेज कर लेती है, वॉइस वगैरह का चेक करना कि उनको स्क्रीन सही दिखाई दे रही है, मतलब सीट जो सामने पड़ी है, और वो आके आपको कहते हैं कि अब आप टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में कोई इश्यू आए, आपको आपके एग्जामिनर की आवाज ठीक ना आए या वीडियो ब्लर हो, तो आपने खुद से उसको टच नहीं करना, आपने हमें फौरन बाहर आके इन्फॉर्म करना है। सो फिजिकली आप कुछ टच नहीं कर सकते? नहीं। एग्जामिनर को कह सकते हैं कि हमें आपकी आवाज सही नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, आप एग्जामिनर को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब मैंने वैसे आज तक कभी सुना नहीं है कि कभी ऐसा कोई किसी के साथ इशू आया हो, क्योंकि वो पहले से मेक श्योर कर लेते हैं। सिस्टम में अगर कोई ग्लिचेस हो जी, तो उन एरर्स को, उन बग्स को पहले से ही रिमूव कर दिया जाता है जी, ताकि आपका टेस्ट स्मूथली हो सके। सो ठीक है, उस वक्त आप जिस वक्त टेस्ट सेंटर में मौजूद होते हैं, सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं जी जी, क्या आपके अलावा एग्जामिनर और आपके अलावा भी कुछ शख्स मौजूद होता है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम रूम में जाते हैं सिर्फ एक टेबल और चेयर होती है, और टेबल पे कंप्यूटर, और हम उस चेयर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। हमारे सामने सिर्फ जो है वो इससे कंप्यूटर से ही हमारा एग्जामिनर हमसे बात कर रहा था, और कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा सोबिया, अब हमने टेस्ट दे दिया, सेंटर से हम बाहर आ गए जी, नाउ आफ्टर हाउ लॉन्ग वी विल गेट आवर रिजल्ट? हमें रिजल्ट कितनी देर बाद आता है? क्या लाइफ इन यूके टेस्ट की तरह फौरन ही रिजल्ट मिल जाता है, या इसका कुछ और प्रोसेस होता है? नहीं कामरान, इसका रिजल्ट जो है ना वो फौरन नहीं मिलता है। इसका जो रिजल्ट है वो आपको वेरी नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे से पहले आपको ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से ईमेल आ जाती है, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल रिजल्ट, ठीक है। ये ईमेल जो है वो आपको ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 3 बजे, ये किसी भी टाइम आपको आ सकती है, लेकिन 9 बजे से पहले आपको आ जाती है, यानी कि जैसे लेट अर्ली इन द मॉर्निंग जी, यानी कि 12 बजे के बाद जो दिन स्टार्ट होता है जी जी, तो किसी टाइम भी आपको आ सकता है जी, लेकिन बिफोर 9 o'clock, बिफोर 9 AM से पहले जी, ये इंफॉर्मेशन हम तक मौसूल हो जाती है जी, बिल्कुल, जिसको कि बोलते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। उसे प्रोविजनल रिजल्ट कहा जी। अच्छा, इसमें आपको वो बता देते हैं कि आपने टेस्ट पास किया है या टेस्ट फेल किया है, साथ वो आपकी ग्रेडिंग भी आपको बता देते हैं। अच्छा, यानी कि ग्रेड भी एक मेंशन किए होते हैं जी, ग्रेड भी मेंशन किए होते हैं, ठीक है। और ये जो है ईमेल, इसमें आपको रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है जो आपने अपनी एप्लीकेशन में डालना होता है। इसके बाद फिर इसका जो, अच्छा जब अभी हम टेस्ट बुक करने का बता रहे थे ना जी जी, तो ये भी मैं बता दूं कि जब टेस्ट बुक करते हैं ना, जैसे कि हमने बताया कि हम मटेरियल का भी पूछते हैं, तो वो आपसे ये भी पूछते हैं कि क्या आप पेपर सर्टिफिकेट बुक करना चाहते हैं या ई सर्टिफिकेट बुक करना चाहते हैं। तो पेपर सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए वो चार्ज करते हैं, और ई सर्टिफिकेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, ई सर्टिफिकेट और पेपर में क्या फर्क है? जी मैं बताती हूँ।
ई सर्टिफिकेट से मुराद है कि वो आपको ईमेल में वही वाला सर्टिफिकेट आ जाता है जिसका कि प्रिंट आउट आपने खुद से लेना होता है, ठीक अच्छा। है। और वही वाला सर्टिफिकेट, पेपर सर्टिफिकेट अगर आपने बुक किया है तो वो आपको पेपर की सूरत में आपको, यानी कि उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको आपके घर के जो भी आपने एड्रेस, पोस्टल एड्रेस दिया होता है, वो 1 हफ्ते के बाद आपको मिल यानी कि जाती है। हार्ड कॉपी जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज के जरिए हम तक पहुंचती है जी, और इसका वो अलग से चार्ज करते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम हार्ड कॉपी उसकी बुक करें, जिसको वो पेपर सर्टिफिकेट बोलते हैं जी। उसका वो चार्ज करते हैं। और अगर हम वो नहीं पे करना चाहते तो हम ई सर्टिफिकेट बुक कर लेते हैं, जैसा कि ई सर्टिफिकेट जो है वो ये है। अच्छा, ऐसा होता है ई सर्टिफिकेट। ये अच्छा, ये हम अपनी सहूलियत के लिए हाँ, मैं स्क्रीन पर भी चला स्क्रीन पे दूंगी। भी चला ई दें। सर्टिफिकेट भी यही है, यानी कि ईमेल में भी वही आता है, और अगर घर भेजे तो वही वाली, यानी कि उसका यानी कि हार्ड हार्ड कॉपी उसकी कॉपी भेज नहीं देते आते हैं। हैं, ये तो प्रिंट आउट ले सकते हैं हम। जी, तो इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। ये आपको ई सर्टिफिकेट जो है वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर ना आपकी ईमेल में आपको मिल जाता है, ठीक है। और हार्ड कॉपी आपको मिलती है तकरीबन आफ्टर 1 वीक मिलती है। सो 1 वीक ट्रिनिटी कॉलेज अपनी जो हार्ड कॉपी है वो सेंड करता है, जिसके जी, आपने पैसे पे किए होते जी, हैं। और अगर आप ई जो है कॉपी सिलेक्ट करते हैं जी, तो 3 दिन के बाद जब आपका ईमेल में रिजल्ट आता है जी, तो आप खुद उसका प्रिंट आउट लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या होम ऑफिस दोनों चीजों को एक्सेप्ट करती है? जी बिल्कुल, होम ऑफिस एक्सेप्ट करता है। होम ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होम ऑफिस आपका जो ई सर्टिफिकेट है उसका जो आपने प्रिंट आउट लिया है वो भी एक्सेप्ट करता है, और जो हार्ड कॉपी आपने ली है आपको आई है वो भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उन्होंने तो स्कैन ही करने हैं ना, तो स्कैन आप कोई भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा कामरान, हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से इस टेस्ट को बुक करना है, किन लोगों ने ये टेस्ट पास करना है, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है। तो चलिए अब आप थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप चूंकि इसकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो लोग आपसे या हमसे, मुझसे और आपसे पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम किस तरह से उनको पढ़ाते हैं, आप कैसे उन्हें ये प्रिपेयर करवाते हैं टेस्ट। जी, थैंक यू सो मच सोफिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना डिटेल में B1 को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और हमारी पूरी काविश और मेहनत है कि जो लोग ये वीडियो देखें उनको उसका फायदा हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो लाइफ इन द यूके टेस्ट की तरह B1 इंग्लिश टेस्ट भी होम ऑफिस की अहम रिक्वायरमेंट है। ये टेस्ट यकीन जानिए कि उतना ही अहम है जितना लाइफ इन द यूके टेस्ट है। और ये टेस्ट लाइफ इन द यूके टेस्ट से ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में है कि लाइफ इन द यूके टेस्ट में आपके साथ किसी भी शख्स ने बात नहीं करनी होती। जी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अक्सर लोग मुझसे लाइफ इन यूके टेस्ट में करते हैं कि भाई हमने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया है तो हम लाइफ इन यूके टेस्ट भी कर लें। तो मैं उनको यही आंसर देता हूँ कि कार फेरी के लिए आप बचपन से रोड पे चल रहे हैं, सड़कों की रोड सेंस आपको है, लेकिन क्या आपने यूके की हिस्ट्री बचपन से पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से B1 इंग्लिश टेस्ट जो है या A2 इंग्लिश टेस्ट जो है इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं होता। इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इसका क्राइटेरिया यही है कि इसमें ट्रिनिटी कॉलेज की गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कल टेस्ट पास किया और हमने वो टेस्ट दोबारा शुरू कर दिया। अगेन लाइफ इन द यूके टेस्ट की तरह वी आर द पायनियर्स। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये टेस्ट ऑनलाइन शुरू किया था। हम वो पहले लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक पर जी B1 इंग्लिश क्लासेस को अनाउंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से ये कोर्स हम करवा रहे हैं और हमारे बेशुमार कैंडिडेट ये टेस्ट पास कर रहे हैं, जिसका ये रिजल्ट्स की सूरत में हमारे हाथ में है। और हम अपने तमाम कैंडिडेट्स की जो रिजल्ट्स होते हैं उनको अपने पास महफूज रखते हैं, उनकी कॉपीज को लेते हैं, फिर उनका ऑनेस्ट फीडबैक जो भी उनके दिल से आवाज होती है, ऑल्दो कि वो वही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो उन्होंने दूसरे का सुना होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे तमाम कैंडिडेट जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है हमें ऑनेस्ट अपना फीडबैक दें। जी बिल्कुल ऐसे ही। लाइफ इन द यूके टेस्ट की तरह B1 इंग्लिश टेस्ट जो है वो
तब तक नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। ये जो टेस्ट है इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जी बिल्कुल। इसकी मिसाल ऐसी है कि बहुत सारे डांस मूव हम टीवी पर देखते हैं, तो क्या हम उसकी तरह डांस कर पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन से माइकल जैक्सन को देखते हुए बड़े हुए हैं। हमने एक वॉक देखी जिसे मून वॉक कहा जाता है। हर बंदा वो मून वॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। सही। जो नहीं करते वो ज़हन में सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमने ये मून वॉक कर ली है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सही। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लेना काफी नहीं है, ठीक है? सो ऑनलाइन हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? हम ट्रिनिटी कॉलेज की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए उनका मेन टॉपिक उनको तैयार करवाते हैं। उनका मेन टॉपिक जो भी होता है, हम कोशिश करते हैं कि उनका जो मेन टॉपिक है वो आसान हो, सही, रेलिवेंट हो, उनकी पर्सनालिटी से मैच करता हो, और उनको बताते हुए सुनाते हुए उस किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार ना होना पड़े। जो मेन टॉपिक है, होम ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज ने जो हमें गाइडलाइन दी होती है, हम उसको फॉलो करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जो मेन टॉपिक होता है, जिस वक्त हम चूज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो मेन टॉपिक रेलिवेंट हो, उनकी पर्सनालिटी से मैच करता हो, और वो तमाम चीजें जो वो एग्जामिनर के सामने रखें वो उनको मालूम। सबसे पहले रूट कॉज की तरफ आते हैं कि फेलियर की वजह क्या होती है। फेलियर की बहुत बड़ी वजह सोबिया जो हम फेस करते हैं वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। बाकी चीजें बाद में, तो पहले सबसे पहले प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बोल चालने का आपको अंदाज नहीं आता, आप ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, फेलियर की वजह मिस गाइडेंस होती है। अनऑथराइज सोर्सेज से अनऑथराइज इंफॉर्मेशन वो लोग लेते हैं। फलां, वही बात कि फलां इब्ने फलां ने फलां इब्ने फलां को इतने टाइम फ्रेम में ये बोला था कि ये तैयार करो, ये स्टडी मटेरियल है, उनको आया है तो आपको भी आएगा। मुझसे ये सवाल पूछें, आपको भी यही सवाल पूछे जाएंगे। गलत इंफॉर्मेशन जब वो ले लेते हैं, या कुछ लोग बॉदर ही नहीं करते, वो यही सोचते हैं कि हमें आता है, हम जाएंगे बोलेंगे। उनको ये कहा जाता है आप कुछ भी बोले, 10 सेकंड का तो टेस्ट, 10 मिनट का तो टेस्ट है, आप कुछ भी बोले। याद रखिएगा, कुछ भी बोलने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, और वो ठीक से होना चाहिए। और अगर आपके बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, अगर आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, तो आप ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। सो हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपना टेस्ट जो है आराम से पास कर सकें। जी। अच्छा कामरान, आपके पास जो कैंडिडेट्स आते हैं, क्या उनमें से ऐसे भी कोई आते हैं जो टेस्ट फेल करके आए हैं पहले? ठीक है, वो बताइएगा। और दूसरा, क्या आप से जो लोग टेस्ट की तैयारी करते हैं, क्या आप कोई गारंटी देते हैं कि ये टेस्ट आप पास कर लेंगे? देखिए सुबिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये बहुत अहम सवाल है जो हर बार हमसे पूछा जाता है। बेसिकली होता क्या है कि लोग जब ये टेस्ट, या तो टेस्ट फेल करके आते हैं, हमसे जब ये राब्ता करते हैं तो लोग इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि हम लोग हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम बहुत लिमिटेड लोगों को लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 की क्लासेस, A2 की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो लोग हमारे टाइम फ्रेम पर हमारे तरीकेकार से चलने को राजी होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो टेस्ट लोग पहले फेल करके आए होते हैं, जब हमें कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनसे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू लेता हूँ। ठीक है। उनसे पूछता हूँ, रूट कॉज को जानने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये देखता हूँ कि क्या हमारे पास इतना टाइम फ्रेम है कि हम उसको तैयारी करवा सकें। ठीक है। दूसरा, उनकी तैयारी का तमाम के तमाम तैयारी का दारोमदार कैंडिडेट की अपनी प्रिपरेशन पर होता है। ठीक है, बिल्कुल। तीसरी बात ये कि जो कैंडिडेट फेल हुआ है उसको ये देखा जाता है कि उसके पास वीजे की कितनी मुद्दत बाकी रह चुकी है। ठीक है।
ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं आता और वो एक माह हमारे पास आया है, ठीक है, और लिमिटेड टाइम है। जो फेलियर की रीजन होती है ना, वो सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लोग बिला वजह सुने बगैर, बात किए बगैर किसी की भी वीडियो को देख लेते हैं और चले जाते हैं। याद रखिएगा सोबिया, और मैं देखने वालों को भी बता रहा हूँ कि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस वक्त हमने ये शुरू किया था, हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या हम ये बोझ उठा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से हमारे कैंडिडेट ये टेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में हम अपने पास होने वाले A2 और B1 दोनों कैंडिडेट के रिजल्ट्स और फीडबैक लगाएंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा सॉरी, कि हम कितनी मेहनत के साथ ये काम करते हैं। फेलियर की सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ प्रैक्टिस और मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनका रिजल्ट किस बात पर जज किया जा रहा है। जैसे आपके सामने ये ट्रिनिटी कॉलेज ने जो रिजल्ट होता है उसको मेंशन किया होता है 4 चीजों पर जो आपकी जजमेंट होती है। अच्छा। पहली चीज जो ट्रिनिटी कॉलेज चेक करता है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स से क्या मुराद होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद होता है कि आप कितनी तवातर या रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा हिस्सा जज होता है जिसे ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर से मुराद है कि आप अपनी लफ्जों को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वर्ड कैसे रखते हैं। ठीक है। आप किस तरह से ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह से अपने सेंटेंस को बेहतर करते हैं, उसमें आप वोकैबुलरी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और कैसे आप अपने फ्लो में बात करते हुए सही ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तीसरी अहम चीज जिसको वो चेक करते हैं दोनों हिस्सों में, कन्वर्सेशन में और मेन टॉपिक में, वो है लेक्सिस। अच्छा। लेक्सिस क्या होता है? लेक्सिस होता है आपका कि आपके पास अल्फाज का कितना जखीरा मौजूद है। ठीक है। उसको लेक्सिस कहा जाता है। और चौथी चीज इसको फोनोलॉजी कहते हैं कि आप कैसे साउंड करते हैं। नाउ अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको तीनों चीजें समझा देता हूँ। ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसे आपने बताया कि इनके ग्रेड A B C D होते हैं, D वाला फेल होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो एग्जामिनर पूछता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो कैंडिडेट जब जाता है तो कहता है माय नेम इज दिस इज माय हॉबीज, I belongs to from here. I've been living in this country for that many years. The reason I've been here for my English test. This is my introduction. Thank you very much. जितना फ्लो में बगैर रुके हुए, बगैर परेशान हुए वो बात करता है उसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। ठीक है। अगर ये आपकी अच्छी है, आपने एग्जामिनर के सवाल का जवाब काउंटर में दे रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको इसके फुल मार्क्स देगा, आपको इसमें वो पास करता है। दूसरा ग्रामर होती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाउ इज द वेदर टुडे, आप कहते हैं वेदर इज फाइन टुडे। फिर एग्जामिनर पूछता है कि हाउ वाज द वेदर इन लास्ट वीक, आप कहते हैं वेदर इज फाइन इन लास्ट वीक। सो इज नहीं आएगा, was आएगा। The weather was fine last week. और आप कह सकते हैं we had a wonderful weather for last few weeks. तीसरी चीज होती है लेक्सिस। लेक्सिस कहते हैं उन अल्फाजों के मजमूए को जो आपने इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है what is your name? Where do you work? How do you find here? For example, अगर आपसे पूछा जाता है what is your name, मेरा आंसर होता है कामरान। Where do you work? I work from home. मैं कहता हूँ where do you work? Work from home. How do you get here today? By car. तीनों जवाब
गलत हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज योर नेम, कामरान, जवाब टेक्निकली तो ठीक है लेकिन उसमें लेक्सिस नहीं है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यानी कि माय नेम इज कामरान, सो माय नेम इज कामरान इज अ 4 वर्ड्स। जी। Where do you work? Work from home. For example, आपसे पूछा जाता है what is your name? Where do you work? How do you find here? For example, अगर आपसे पूछा जाता है what is your name, मेरा आंसर होता है कामरान। Where do you work? I work from home. मैं कहता हूँ where do you work? Work from home. How do you get here today? By car. तीनों जवाब गलत हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है What is your name? कामरान, जवाब टेक्निकली तो ठीक है लेकिन उसमें लेक्सिस नहीं है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यानी कि माय नेम इज कामरान, सो माय नेम इज कामरान इज अ 4 वर्ड्स। जी। Where do you work? Work from home. सही आंसर होगा I do my work from home. मैं अपना काम घर से करता हूँ। ठीक है। How did you get here today? I came here today by car. I came here today by car. ये 6 लफ्जों का लेक्सिस बनता है। ठीक है। और उसके बाद आखिरी चीज आपकी फोनोलॉजी होती है। फोनोलॉजी से मुराद है कि हाउ डू यू साउंड, यानी कि आप साउंड करते हुए कैसा लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आप आंसर करते हो माई बर्थडे इज 24th। बर्थडे नहीं कहना, माई बर्थडे इज, यानी आपका तलफ्फुज जो है तलफ्फुज आपका देखा जाता है। ठीक है। Do you go to park every day? Yes, I go to park every day. Park नहीं कहना। सही। Do you like drink milk? Yes, I like drink milk. मिल्क नहीं कहना। तो जब आपकी ये गलतियां होती हैं तो आपकी ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके खाली ग्रामर पे टिक लगे तो आपको C ग्रेड मिलता है। अगर आपके कम्युनिकेशन पे खाली टिक लगे तो आपको C ग्रेड मिलता है। अगर आपकी ग्रामर और कम्युनिकेशन दोनों पे टिक लग जाए तो आपको D ग्रेड मिलता है, जो कि आपको फेल कर देता है। सो पहले 2 हिस्से बहुत डेंजरस है, यानी कि आपको कम्युनिकेशन भी नहीं आती और आपको ग्रामर भी नहीं आती। इससे आगे एग्जामिनर आपसे नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि ये क्राइटेरिया इनका रिजल्ट बनाने का। अगर आपके पहले हिस्से में लेक्सिस और फोनोलॉजी खराब है तो आपको B मिलेगा। दूसरे हिस्से में भी यही कमी है तो आपको B मिल जाएगा। आप B लेकर पास हो जाएंगे। अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपके पहले हिस्से में आपने लेक्सिस की गलती की और दूसरे में कम्युनिकेशन और ग्रामर दोनों की गलती की, सो एग्जामिनर एक में तो फेल करेगा, दूसरे में पास कर देगा। ओवरऑल रिजल्ट आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर किसी का CD आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक में फेल है और एक में वो बिल्कुल पासिंग मार्क्स से पास हुआ है। ठीक है। रियायती नंबरों से एग्जामिनर ने उसको पास कर दिया। सो हमारा जो रिजल्ट आता है वो बेस करता है इन 4 चीजों पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ग्रामर पर, लेक्सिस और फोनोलॉजी पर। सही। सो इस तरह से एग्जामिनर का रिजल्ट हम तक आता है, जिस पे हम काम करते हैं। सही। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा कामरान, आपने फेलियर का रीजन बता दिया। आपने बताया कि किन बुनियादों पर इस टेस्ट को, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को जांच कर इसका रिजल्ट बनाया जाता है। तो आपके पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या क्वेश्चंस करते हैं आपसे? किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा लोगों के होते हैं आपके पास? बहुत अहम सवाल पूछा सोबिया आपने, और ये मैं डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा।
बेसिकली जो नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं उसमें लोगों की अकल पे मैं हैरान हो जाता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने ये टेस्ट अच्छे से दिया है, लेकिन एग्जामिनर ने हमें पास नहीं किया। याद रखिए, एग्जामिनर हमारा दुश्मन नहीं है, उसको हमें फेल करके कोई फायदा नहीं होगा। सही। क्योंकि जो टेस्ट हम एग्जामिनर जो कैंडिडेट टेस्ट एग्जामिनर को देता है वो टेस्ट रिकॉर्ड होता है, उसका प्रूफ मौजूद होता है, उसमें गलती की गुंजाइश निश्चित होती है। आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, आपकी एक एक लफ्ज एक एक वर्ड उसमें फ्रेम होता है और फ्रेम होने के बाद उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। अक्सर लोग ये कहते हैं मुझे एग्जामिनर की समझ आ गई थी, लेकिन समझ नहीं मैं टेस्ट क्यों फेल हो गई। जैसे कल ही हमें एक कैंडिडेट का फोन आया, उन्होंने अपना टेस्ट बुक कर लिया हुआ था कि वो ये बोल रही थी कि 13 तारीख का उनका टेस्ट बुक हो चुका है, हम कितनी फीस चार्ज करेंगे। सवाल ये नहीं है कि हम कितनी फीस चार्ज करेंगे, सवाल ये है कि हमारे पास कितना टाइम है उसको ठीक करने के लिए। ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आपको इंग्लिश को पहले ठीक करना होगा, नहीं तो जो रिजल्ट पहले आया है वही रिजल्ट बाद में आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है टेस्ट कब फेल किया था। अगली बार पास बुक कर लेने से गारंटी नहीं होगा कि आप ये टेस्ट पास करें। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब ये टेस्ट रखा जाता है, जब भी कोई शख्स फेल होता है, वो मेंटली तौर पर इस चीज को सोच ही नहीं रहा होता कि उसकी फेलियर की वजह क्या है, जबकि उसके सामने लेक्सिस, कम्युनिकेशन, ग्रामर और फोनोलॉजी के ऊपर टिक लग के समझाया गया होता है कि ये आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक आपका टेस्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, ये टेस्ट आपके मेन टॉपिक के ऊपर बेस नहीं करता, ये टेस्ट बेस करता है आपकी एंट्री से एग्जिट तक। जब आपने हेलो बोला वहां से ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे टेस्ट के शुरू में ही कुछ सवाल पूछता है जो इस चीज की फाउंडेशन होती है कि फर्दर एग्जामिनर आपके साथ टेस्ट किस तरह से लेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये टेस्ट के लिए कोई जाता है तो एग्जामिनर उससे चंद सवालात एग्जाम के दौरान करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज आप किस तरह से आए, आज का मौसम कैसा था, कल का मौसम कैसा था, सही, आपका सफर कैसा था, आज आपके साथ सफर में कौन मौजूद था, आपका मेन टॉपिक क्या है। इन तमाम सवालों में उनकी अंग्रेजी को जज किया जा रहा होता है। हाउ डिड यू गेट हियर टुडे? I come, कार, हस्बैंड। गलत जवाब हो जाएगा। एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि इनकी तैयारी नहीं है, इनकी इंग्लिश इस लेवल की नहीं है, क्योंकि ये GESE लेवल 5 का टेस्ट है और आपकी अंग्रेजी का लेवल भी वो ही होना चाहिए। तो अगर आपकी अंग्रेजी का लेवल वो नहीं है तो आप ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। सही। फिर एग्जामिनर आपसे आपकी हॉबीज के मुतालिक शुरू में ही पूछ लेता है, क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है। अगर आप अपने बारे में सही से डिफाइन नहीं कर पाते तो ये चीज एग्जामिनर को इंडिकेशन देगी, अर्लियर साइन देगी कि आप तैयारी के लिए तैयार नहीं है, टेस्ट के लिए तैयार नहीं। नो मैटर आपने कितना अच्छा माय फैमिली याद किया हुआ है, सही। ये टेस्ट बेस करता है इवेंट के ऊपर कि जिस टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हो उस पर कोई इवेंट तो नहीं आ रहा। जैसे हमारी एक कैंडिडेट जो थी वो सिख थी, रमजान में ये टेस्ट आया था और उनको रमजान के बारे में पता ही नहीं था। एग्जामिनर ने पूछा कि करंटली रमजान पीरियड इज गोइंग नाउ, सो आप ये बताएं कि डू यू फास्टिंग। तो उनको फास्टिंग का पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा यस आई डू फास्टिंग। फिर उनसे खाने के मुतालिक पूछा गया और
चीज़ों के मुतालिक पूछा गया कि आप कुकिंग करती हैं, उन्होंने कहा माय हॉबी इज कुकिंग। फिर पूछा गया कि आप कुकिंग किस तरह से करती हैं, उनको वो डिफाइन करना नहीं आया। सो अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ें मैच नहीं कर रही जो आप कह रहे हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको फेल करेगा। रेलिवेंट चीज़ों का होना ज़रूरी है। सो अभी आपका मेन टॉपिक नहीं आया, एग्जामिनर को एक इंडिकेशन आ गया कि आप अंग्रेजी जुबान से आपका वास्ता या ताल्लुक इतना अच्छा नहीं है। सही। फिर एग्जामिनर जब मेन टॉपिक पे आता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट पीछे होते हैं, तो वो ज्यादा टाइम पर आप पे वेस्ट नहीं करता। उसने एक जजमेंटल अप्रोच आपकी बना ली जाती है जो कि हर शख्स बना सकता है। जो अब आपसे गलत अंग्रेजी में बात होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। तो उस सिलसिले में एग्जामिनर ज्यादा आपसे बात नहीं करेगा, टेस्ट को खत्म करेगा, ठीक है, और फिर आपको आपका नतीजा आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए। ठीक है। सो ये जो टेस्ट है, इसके लिए माय फैमिली का खाली तैयार कर लेना और 6 टॉपिक का खाली तैयार कर लेना काफी नहीं होता। आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा। अच्छा कामरान, क्या अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल है तो क्या उससे स्टडी मटेरियल से टेस्ट पास करना आसान है? थैंक यू वेरी मच सोबिया। खाली स्टडी मटेरियल पास होना ही काफी नहीं है। स्टडी मटेरियल मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे लोगों ने स्टडी मटेरियल एक दूसरे को दे देते हैं कि मैंने ये पढ़ा है, इसमें से आया, आपको भी आएगा। मेरा टॉपिक माय फैमिली था, आप भी माय फैमिली रखो, आप हो जाओगे। सवाल यहाँ पैदा होता है कि मेरी फैमिली में जितने नंबर ऑफ लोग हैं, क्या आपकी फैमिली में भी उतने ही हैं? क्या मेरे वालिद का नाम आपके वालिद का नाम सेम है? क्या मेरे भाइयों की तादाद आपके भाइयों की तादाद सेम है? क्या आपके हस्बैंड की वही जॉब है जो मेरे हस्बैंड की है या मेरे वाइफ की है? या आपके बच्चों की तादाद वही है जो मेरे बच्चों की है? सही। क्या मेरे बच्चों का स्कूल वही है जो आपके बच्चों का है? मेरी सराउंडिंग्स वही है जो आपकी सराउंडिंग्स है? क्या मेरे घर का एड्रेस वही है जो आपके घर का है? अगर जवाब नहीं है तो आपका मटेरियल इररेलेवेंट हो जाता है उस शख्स के लिए जिसको आप वो दे रहे हैं। ठीक है। रेफरेंस के तौर पे ठीक होता है, स्टडी मटेरियल के तौर पे ठीक नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ट्रिनिटी कॉलेज की गाइडलाइन को लेकर चलते हैं, हमने उनसे पूरा का पूरा सिलेबस बाय किया है। ये वो टॉपिक है, वो सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। जब आपने कन्वर्सेशन पार्ट की तरफ जाना है तो सेल्फ स्टडी मटेरियल दिया गया है जिसमें ग्रामर को, कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और मेन टॉपिक के मुतालिक वहां पर मौजूद है। ठीक है। ये मटेरियल आपको एक्स्ट्रा फीस देकर ट्रिनिटी कॉलेज से मिल जाता है, मगर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अपने आप को ठीक नहीं करते, तो ये टेस्ट आप पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग जो गलती करते हैं उनको खुद भी मालूम नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। जब वो अपने आगाज करते हैं वहां से ही गलती करते हैं। जैसे टुडे माय टॉपिक माय फैमिली, माय फादर, माय मदर, माय डॉटर, ये तरीके का ठीक नहीं है। जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें। सो इस तरह से टॉपिक शुरू होगा। टुडे माय टॉपिक इज माय फैमिली। इन माय फैमिली आई हैव 5 ब्रांचेस व्हिच आर। यहां से पता चलता है कि आपके फ्रेज क्या है। हम अंग्रेजी नहीं सिखा सकते, लेकिन कन्वर्सेशन को अच्छे तरीके से, अच्छे फ्रेज के साथ बता सकते हैं, जो एक फाउंडेशन रखता है एग्जामिनर की नजर में कि वो कितना अच्छा है। हम हर कैंडिडेट को उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही तैयारी करवाते हैं। सही। अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि माय हॉबी इज बुक रीडिंग, सो एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन होता है कि विच बुक यू रेड लास्ट टाइम।
What was the author's name? सही. Which book it based on? Whether it based on science, fiction, romance or religion? Please explain. अब एक चीज तो मैंने अपने मुंह से कह दी, आगे मैं उसको इलेबोरेट नहीं कर पाया तो यकीन जान लीजिए कि मेरा टेस्ट एग्जामिनर की नजर में वहीं खत्म हो जाता है. ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं कि हमारी एक कैंडिडेट ने जाकर बोला था कि उनको न्यूज देखना पसंद है. तैयारी वो कुछ और करके गई, वहां जाके उन्होंने एग्जामिनर के सामने एक्साइटमेंट में ये बोल दिया कि माय हॉबी इज करंट अफेयर. उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट द करंट जीडीपी ऑफ द यूके गवर्नमेंट, व्हाट आर द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द यूके गवर्नमेंट. उनको उस बारे में कोई जवाब नहीं आता था, जिसकी वजह से उनका ग्रेड जो मेरी नजर में एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं आया. एक और एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट से पूछा गया कि व्हाट इज योर हॉबी. उन्होंने कहा माय हॉबी इज गार्डनिंग. उन्होंने पूछा कि व्हेन डिड यू डन गार्डनिंग लास्ट टाइम. उन्होंने कहा लास्ट वीक. उन्होंने कहा विंटर में तो गार्डनिंग होती नहीं है. सो एग्जामिनर जज करते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपकी उन बातों पे जो बात आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही होती. तो जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं हम उनको अच्छे से सुनते हैं, उनको बताते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी से मैच करके एक टॉपिक को रेडी करना है और वो टॉपिक जो है थ्रू आउट आपके साथ चलेगा. अभी माय फैमिली या माय हस्बैंड या माय फ्यूचर लाइफ या आपकी माय लाइफ इन यूके, अभी कुछ ऐसा टॉपिक हमने रेडी नहीं करवाया होता. पहले प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है कि हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, व्हिच इज बेस्ड एंड एस्टैब्लिश a relationship between you and examiner, how good you are in your communication. तो जब ये आपकी कम्युनिकेशन ये चीजें बेहतर होती हैं, एग्जामिनर आपको ध्यान से सुनता है, तब उसके माइंड में आता है अच्छा इसको इतनी इंग्लिश तो आती है कि ये मेरे सवालों का सही से जवाब दे रहा है. अब हमें कैसे पता चलता है कि ये चीजें होनी है? ये बेस करता है हमारे प्रीवियस कैंडिडेट के आंसर्स के ऊपर. सही. क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं होगा एग्जामिनर ने क्या पूछना है. तो जो प्रीवियस पास्ट में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं तो वापस आते हैं और हमसे डिस्कशन करते हैं. तो 90% लोग जो कॉल करते हैं हमें, वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनमें क्या कमी है. वो एग्जामिनर को गलत कह रहे होते हैं. जी मेरा किसी हद तक ठीक था, एग्जामिनर ने मुझे फेल कर दिया. मैंने पूछता हूं उनसे कि ओके प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने इंडक्शन तक उनको मालूम नहीं होता. सो जब तक आपको मालूम नहीं होगा आप में क्या गलती है और उस गलती को ठीक करना, ये इस चीज का यकीन कर लीजिए, लिखी हुई ग्रामेटिक मिस्टेक को दुरुस्त किया जा सकता है, बोली हुई गलतियों को दुरुस्त करने में टाइम लगता है. सो हमें उस चीज पे वर्कआउट करना पड़ता है. उसके बाद जाकर हम रेडी होते हैं मेन टॉपिक के लिए या कन्वर्सेशन पार्ट के लिए. तो जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं हम उनको अच्छे से सुनते हैं, उनको बताते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी से मैच करके एक टॉपिक को रेडी करना है और वो टॉपिक जो है थ्रू आउट आपके साथ चलेगा. अभी माय फैमिली या माय हस्बैंड या माय फ्यूचर लाइफ या आपकी माय लाइफ इन यूके, अभी कुछ ऐसा टॉपिक हमने रेडी नहीं करवाया होता. पहले प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है कि हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, व्हिच इज बेस्ड एंड एस्टैब्लिश a relationship between you and examiner, how good you are in your communication. तो जब ये आपकी कम्युनिकेशन ये चीजें बेहतर होती हैं, एग्जामिनर आपको ध्यान से सुनता है, तब उसके माइंड में आता है अच्छा इसको इतनी इंग्लिश तो आती है कि ये मेरे सवालों का सही से जवाब दे रहा है. अब हमें कैसे पता चलता है कि ये चीजें होनी है? ये बेस करता है हमारे प्रीवियस कैंडिडेट के आंसर्स के ऊपर. सही. क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं होगा एग्जामिनर ने क्या पूछना है. तो जो प्रीवियस पास्ट में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं तो वापस आते हैं और हमसे डिस्कशन करते हैं. तो 90% लोग जो कॉल करते हैं हमें, वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनमें क्या कमी है. वो एग्जामिनर को गलत कह रहे होते हैं. जी मेरा किसी हद तक ठीक था, एग्जामिनर ने मुझे फेल कर दिया. मैंने पूछता हूं उनसे कि ओके प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने इंडक्शन तक उनको मालूम नहीं होता. सो जब तक आपको मालूम नहीं होगा आप में क्या गलती है
और उस गलती को ठीक करना। ये इस चीज का यकीन कर लीजिए, लिखी हुई ग्रामेटिक मिस्टेक को दुरुस्त किया जा सकता है, बोली हुई गलतियों को दुरुस्त करने में टाइम लगता है। सो हमें उस चीज पे वर्कआउट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर हम रेडी होते हैं मेन टॉपिक के लिए या कन्वर्सेशन पार्ट के लिए। सो जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, हम थ्रू आउट उनकी हर चीज पर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस काबिल कर देते हैं कि आप एटलीस्ट एग्जामिनर के सामने जो भी बोलें वो बहुत हद तक सही हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें। जो कहते हैं हम उधर गए एग्जामिनर का मिड टेस्ट सेंटर में पता नहीं था, उसी दिन गए, उसी दिन पता चला, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कभी आपको नहीं बताएंगे वो कितने साल से यूके में है, वो कभी ये नहीं बताएंगे कितनी बार फेल हुए हैं। वो एक बस अपना एक हंसता मुस्कुराता नॉन प्रोफेशनल तरीके से आपको एक चीज आपके सामने रख देंगे जो कि आपको मिसलीड करेगी और बहुत बड़े फॉल में गिरा देगी। सो वी वर्किंग वेरी हार्ड इन अ प्रोफेशनल वे। तो हम अपने कैंडिडेट के साथ बड़ी मेहनत मुस्तैदी के साथ तैयारी करवाते हैं और इसको इस काबिल करते हैं कि वो अपना टेस्ट अपनी एबिलिटी पे जाकर पास करें। सो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कामरान कि आपने हमें इतनी अच्छी डिटेल्स दी और आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। अब ये बताइए कि जो कैंडिडेट्स आपके यानी हम दोनों के पास इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, तो हम लोग उनको कहाँ से तैयारी करवाते हैं, यानी वो मटेरियल कहाँ से हम लेते हैं, और दूसरा ये कि एक कैंडिडेट को कितना टाइम चाहिए होता है इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल किया सोबिया। जैसे मेरे सामने ये ट्रिनिटी कॉलेज का पेज मौजूद है, ये वो गाइडलाइन है जो अक्सर लोग नहीं पढ़ते। इसमें एक चीज दी गई है कि रेडी एग्जाम, इसमें लिखा हुआ है रीड द एग्जाम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जिसमें कहा जाता है कि प्रैक्टिस करते हुए जो आपने अपना टॉपिक तैयार करना है, नंबर 4 के ऊपर है अवॉइड गिविंग मेमोराइज्ड आंसर। ये ट्रिनिटी कॉलेज की, इसका हम आपको सर्वर भी दिखा देंगे, ठीक है, हाईलाइट करके, जिसमें ये मेंशन किया गया है। आपको कोई भी जो आए बाएं शाये लोग करके बातें बताते, कभी ही नहीं बताते अवॉइड गिविंग मेमोराइज्ड आंसर। आपने रट्टा नहीं लगाना। यानी कि अगर आपने मेन टॉपिक तैयार किया तो आपने नहीं कहना टुडे माय टॉपिक इज मेन माय फैमिली माय फादर, लेसन सबक की तरह नहीं, इट्स ऑल अबाउट कन्वर्सेशन, जिसमें एक्सप्रेशन भी होगा, फ्रेज भी होगा, बात करने का अंदाज भी होगा। Examiner is try to know when you are giving memorized answer, they may stop or change the question. अगर एग्जामिनर को किसी भी पॉइंट पर लगा, ये देख लीजिए ट्रिनिटी कॉलेज का ये पेज है जिसपे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि एग्जामिनर आपका रटाया हुआ आंसर जब उसको लगेगा कि ये दिया गया है तो वो आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो प्लीज आप जब बोलें तो ध्यान से बोलें। अगला, इन एग्जाम उन्होंने मेंशन किया गया लिसन एग्जामिनर केयरफुली, एग्जामिनर को ध्यान से सुनना है। अक्सर खवातीन कहती हैं या कैंडिडेट कहते हैं कि अच्छा जी हमने तो सही बोला था, एग्जामिनर ने सही से नहीं सुना। आपने जो बोला उसने वही सुना, आपने गलत बोला उसने गलत सुना। आप सही बोलेंगे वो सही सुनेगा। Speak naturally. Do not speak too quickly or rush your words. Slow बोलें, आराम से बोलें, naturally बोलें। यानी कि आप ऐसा मत बोलें कि आपको लगे कि आप today my topic is my family ऐसे एक्सेंट बनाकर मत बोलें। जो आपका नेचुरल एक्सेंट है उसी में रहते हुए बात करें और जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश मत करें, क्योंकि एग्जामिनर को आपका एक्सेंट समझ नहीं आएगा। दिस विल कीप काम एंड गिव एग्जामिनर अ बेस्ट चांस टू अंडरस्टैंड यू। ये चीज आप एग्जामिनर को मौका देगी कि वो ध्यान से आपकी बात को सुने। आखिर में उन्होंने बोला है पार्ट 10 में कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क, अगर आपको बात समझ नहीं आती तो आप एग्जामिनर से भी पूछ सकते हैं। आजकल इतना नॉन प्रोफेशनल लोग लाइफ इन द यूके और B1 के ऊपर वीडियोस बनाते हैं
कि लोगों को ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा तासुर देते हैं कि ये टेस्ट आप कभी भी तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं। और वो बेचारे फेल हो जाते हैं और फिर आकर उसी गलत फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, फलां बंदे ने तो पास किया है, हमारे साथ शायद एग्जामिनर सख्त आ गया था। ऐसा हरगिज नहीं है। एग्जामिनर ने इस चीज को फॉलो करना होता है जो उसको गाइडेंस दी गई है। मटेरियल काफी होने से सोबिया आप पास या फेल नहीं होते। ये जो मटेरियल हम लेते हैं ये आपकी पर्सनालिटी या आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन ही होती है जो आपको तैयारी की सूरत में रिटर्न की जाती है। इसके अलावा जो 6 टॉपिक्स हैं ये वो सवाल होते हैं जो हम सराउंडिंग से लेते हैं। जैसे टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, तो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंट्री ट्रांसपोर्ट एंड यूके ट्रांसपोर्ट। आपके कंट्री का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और जो है यूके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें क्या फर्क है? हाउ गुड यूके ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज, व्हाट डू यू प्रेफर। सो ये ऐसी चीजें हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड है। जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ के गया हूं वो ही आएगा। एक जनरल आइडिया आपको मिलता है जिसके ऊपर आप काम करते हो जी। और इसमें आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप मेरे वाला आंसर ले जाओ यही पेपर में आएगा। जो ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, सही मिसलीड करते हैं, खुद तो गुनाहगार हैं, लोगों को भी गुनाहगार करते हैं। सो प्लीज आप इन चीजों का ख्याल करें, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनके साथ बैठते हैं, वी वर्किंग रियली हार्ड। 2 घंटे की ये क्लास का सेशन होता है जिसमें उनको पहले उनका टॉपिक तैयार करवाया जाता है, बाद में उनको ग्रुप में प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर ड्यूरिंग द टाइम हम वो उनका जो टॉपिक होता है वो सुनते हैं, उस पर अपना कमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेहतरी की तरफ जाएं। टॉपिक को स्टार्ट करते हुए किस तरह से बात करनी है, हम एक एक वर्ड को क्लियरली सुनते हैं और उस पर उसका कमेंट करते हैं। आई होप कि जो है लोगों को बात समझ आ जाए और वो फजूल किस्म की उन वीडियोस को, मैं मना फजूल सॉरी गलत हो जाएगा वर्ड, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है जिनमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। जर्नलाइज इंफॉर्मेशन पे मत बेस करें। आप खुद ट्रिनिटी कॉलेज को फोन करें, खुद उनसे पूछें कि भाई किस तरह होता है, पास कैसे होते हैं। सीधी बात है, प्रैक्टिस करेंगे पास होंगे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप बोलेंगे उतना आप पास होंगे, जितना आप नहीं बोलेंगे, जहां से मर्जी मटेरियल ले लें, आप पास नहीं हो सकेंगे। सो आई होप इस तमाम काविश को, इस तमाम चीज को लोग अंडरस्टैंड करें और अपने आप को गलत लोगों की तरफ जाने से अच्छा है, गलत लोगों के हाथों में जाने से अच्छा है, अच्छे लोगों के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं जिनको कुछ समझ है, जो समझते हैं, जो अपना काम कर सकते हैं, उनसे राब्ता करें। सो थैंक यू सो मच सोबिया। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि उनके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स भी उनको मिल चुके होंगे और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो भी मिल चुकी होगी। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, जो लोग भी B1 टेस्ट अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, आपने जस्ट इस नंबर पर वॉइस मैसेज या फिर आपने टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप करना है ताकि हम लोग अपने कन्वीनियंट टाइम में आपके साथ राब्ता कर सकें। और अगर वॉइस मैसेज कर दें तो सबसे अच्छी बात है, उसमें अपना नाम बताइए और जिस टेस्ट से रिलेटेड, जिस क्लास से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन लेनी है उसका नाम बता दीजिए। और अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम का आईडी भी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा आप हमें हमारे टिकटॉक अकाउंट पर जाकर हमें ज्वाइन करके वहाँ पर भी इनबॉक्स हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें यूट्यूब पे किसी भी वीडियो के नीचे जाकर
हमें कमेंट कर सकते हैं। जी। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। लाइक सब्सक्राइब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें ना, हाँ। फिर लाइक करें और फिर वीडियो में जाके कमेंट करें। और अगर आपके कोई फैमिली में या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी शख्स B1 टेस्ट पास करना चाहता है ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए और उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो अपना टेस्ट पास नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी वीडियो और हमारा कांटेक्ट नंबर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।